कमरे में फैली हुई खौफनाक खामोशी को सिर्फ दांती कैंची चलने की करख्त आवाज काट रही थी। रेशमी कपड़े के कटने की वो मखसूस आवाज किसी के दिल के टुकड़े होने जैसी थी। फर्श पर बिखरे हुए सुर्ख रंग के अरूसी जोड़े के टुकड़े किसी लाश की तरह बेजान पड़े थे, और इन टुकड़ों के पास कशफ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद को अपनी आंखों के सामने तोड़ते दिख रही थी। उसका चेहरा आंसू से भीगा था और हिचकियों ने उसका गला घूंट रखा था। वो अपने कांपते हाथों से रुबीना के पैरों को छूने की कोशिश कर रही थी, मगर रुबीना का चेहरा स्पाट और आंखें ऐसी जैसे सर्द नहरी थी, जो रूह को मुंजबित कर दे। भाभी, खुदा के लिए ऐसा मत करें, ये मेरा जोड़ा है, मेरे नसीब का जोड़ा। अब मेरी माँ जैसी यहाँ आप ऐसे कैसे कर सकती है? कश्यप ने बिलखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक यतीम लड़की की वो बेबसी थी जो पत्थर को भी मौन कर दे। मगर सामने खड़ी औरत पत्थर नहीं बल्कि एक शातिर खिलाड़ी थी। रुबीना के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट हुई। उसने इत्मीनान से कैंची की नोक से कटे हुए कपड़े के एक टुकड़े को पड़े हटाया और कश्यप की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई नरमी मगर सफाकी से कहा, माँ जैसी हूँ। माँ तो नहीं हूं ना कश्यप, तुम शायद अपनी औकात भूल रही हो। जरियाब शिराज हवेली का वारिस है और तुम एक यतीम और बेसहारा टुकड़ों पर पलने वाली लड़की। जरियाब की दुल्हन सिर्फ मेरी बहन सना बनेगी। तुम उसके संग रहने के ख्वाब भूल जाओ। ये जोड़ा कर चुका है और इसके साथ तुम्हारी किस्मत की डोर भी। कश्यप ने तड़प कर कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसकी हलक में अटक गए। ये तो महज शुरुआत थी। उसे नहीं मालूम था कि अगला वार उससे भी ज्यादा कारी होने वाला है। वक्त का पहिया पीछे घूमता है, जहां पहली दफा नफरत का बीज बोया जाता है। शरास हवेली शहर की कदीम और बावकार इमारतों में से एक थी। ऊंची दीवारें, वसी लॉन और पुराने तर्ज का फनी तमीर उसके मकीनों की इमारत का मुंह बोलता सबूत था। उस हवेली में 3 भाइयों का खानदान आबाद था, मगर खून के रिश्तों में भी जमीन आसमान का फर्क था। कशा सबसे छोटे मरहूम भाई की निशानी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो अपने ताया और चचा के रहमो करम पर थी। कहने को तो इस घर की बेटी थी, मगर उसकी हैसियत किसी मुलाजमत से कम नहीं थी। सुबह का आगाज होते उसकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती। कभी किचन में नाश्ता बनाना, कड़बी बड़ी ताई के पैरों दबाना, और उसके कपड़े सादा और पुराने होते थे, मगर उसकी मासूम खूबसूरती इन प्योंद लगे कपड़ों में से चमकती थी, जिसे देखकर बड़ी ताई की बहू रुबीना अक्सर कुड़ती थी। रुबीना घर की सियासत की माहिर खिलाड़ी थी। बड़ी ताई उसकी मुट्ठी में थी और घर का सारा निजाम रुबीना की मर्जी से चलता था। वो सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठी सेब काट रही थी जब कशफ झाड़ू देती वहां पहुंची। अरे ओ मेहरानी, जरा हाथ जल्दी चलाओ, मेहमान आने वाले हैं और अभी तक डस्टिंग भी नहीं हुई। तुमसे एक बार काम भी ढंग से नहीं होता क्या? रुबीना ने हकारत से कहा। केशव ने सर झुकाकर कहा, जी भाभी, मैं भी कर देती। और सुन, आज दरियाब आ रहा है, खबरदार जो उसके सामने अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर गई। वो बाहर से पढ़कर आ रहा है, उसे तुम जैसी गंवार लड़कियां वैसे भी पसंद नहीं है। रुबीना ने जानबूझकर नश्तर चलाया। कश्यप का दिल धक से रह गया। जरिया उसके बंजली चाचा का बेटा, जो बचपन में उसका मुहाफिज हुआ करता था। खानदान के बड़ों ने बचपन में ही उनकी निस्बत तय कर दी थी, मगर जरियाब के बैरून मुल्क जाने के बाद हालात बदल गए थे। रोबीना की शदीद ख्वाहिश थी कि जरियाब की शादी उसकी अपनी छोटी बहन सना से हो जाए, ताकि इस घर पर मुकम्मल तौर पर उसका राज हो। सना जो मॉडर्न और आज़ाद ख्याल थी, रोबीना उसे जरियाब के लिए बेहतरीन मैच समझती थी, और कशिफ उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा थी। हवेली में हर तरफ जरियाब की वापसी का शोर था। बड़ी ताई और जरियाब की माँ मंजली चाई खुशी से निहाल थी, मगर कशिफ के दिल में उम्मीद और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। क्या जरियाब अभी भी पुराना जरियाब होगा, या वलायत की हवा से बदल चुकी होगी? शाम के साय गहरे हो रहे थे जब हवेली के बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज गूंजी। जरियाब आ गया था। नौकरों ने जल्दी से दरवाजे खोले, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जरियाब जो अब एक कदावर वजीह और बारोब शख्सियत का मालिक बन चुका था, सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने बारी बारी सब बड़ों के हाथ चूमे और गले मिला। रूबीना ने अपनी बहन सना को आगे धकेला, जो बिना सवर कर खड़ी थी। वेलकम होम जरियाब, सना ने चहकते हुए कहा और हाथ बढ़ाया। जरियाब की शाइस्तगी से हाथ मिलाया, मगर उसकी निगाहें किसी और को ढूंढ रही थी। माँ, कश्यप कहाँ है, नजर नहीं आ रही? जरियाब के सवाल पर महफिल में एक लख्त खामोशी छा गई। रूबीना के माथे पर बल पड़ गया। अरे बेटा, वो किचन में काम कर रही होगी, तुम बैठो, मैं पानी मंगवाती हूँ। बड़ी ताई ने बात टालनी चाहिए, मगर जरियाब सीधा किचन की तरफ पड़ गया।
वहां का मंजर देख के उसके कदम रुक गए। कश्यप पसीने में शराबूर धुएं के बादलों के दरमियान रोटियां लगा रही थी। उसके हाथ काले हो रहे थे और दुपट्टा सर से ढलका हुआ था। जरियाब को देखते वो हड़बड़ा गई और जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। जरियाब की आंखों में दुख और गुस्सा बैक वक्त उमड़ आया। वो आगे बढ़ा और कश्यप के हाथ से चिमटा लेकर एक तरफ रखा। ये क्या हाल बना रखा है तुमने कश्यप? तुम इस घर की बेटी हुई या मुलाजमा? उसकी आवाज ऊंची थी जो बाहर लाउंज तक गई। सब भागते हुए किचन में आए। रोवीना ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। अरे जरिया, उसको शौक है काम करने का, हमने थोड़ी ना कहा है, वैसे भी यतीम बच्ची है, काम नहीं करेगी तो दिल कैसे लगेगा? तो जरिया ने पलट कर रुबीना को देखा। उसकी नजरों में ऐसी तपिश थी कि रुबीना घबरा गई। शौक भाभी, आपकी बहन सना तो माहिर तैयार होकर घूम रही है और ये यतीम तो क्या नौकरानी बन जाएगी? जरियाब ने कश्यप का हाथ थामा और इसे सबके सामने लाउंज में लेकर आया। सुन लो सब, आज की बात कश्यप, इस घर में कोई काम नहीं करेगी, इसके लिए नौकर मौजूद है। और एक बात कान खोल कर सुन लेता इमली और भाभी, बचपन में जो निस्बत तय हुई थी वो कोई मजाक नहीं है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कश्यप से। जरा आपका ये दो टोक ऐलान रोबीना के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। सना का मुंह खुले का खुला रह गया और बड़ी ताई गुस्से से कांपने लगी। कश्यप की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। उसे उसका साहिबा मिल गया था, मगर वो नहीं जानती थी कि ऐलान उसके लिए हिफाजत नहीं बल्कि खतरे की घंटी बन चुका है। रुबीना की आंखों में इंतकाम की आग बढ़ गई थी और उसने दिल ही दिल पे कसम खा ली थी कि वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। रात का पिछला पहर था। हवेली के बाकी मकीन सो चुके थे, मगर रुबीना के कमरे में साजिशों का बाजार गर्म था। बड़ी ताई और रुबीना सर जोड़े बैठी थी। ये लड़का तो हाथ से निकल गया है। रुबीना, इसने तो सबके सामने हमारी नाक काट दी। अब क्या होगा? अगर कश्यप इस घर की मालकिन बन गई तो हमारा तो दाने पानी उठ जाएगा। बड़ी ताई ने फिक्रमंदी से कहा। रुबीना ने अपनी खबीस फितरत के मुताबिक मुस्कुराते हुए कहा, ताई माँ, आप फिक्र क्यों करती है? जरियाब जज्बाती है और मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गैरत होती है। हम जरियाब की इसी गैरत को हथियार बनाएंगे। वो किरदार के मामले में बहुत हसास है ना, तो हम कश्यप के किरदार पर ही दाग लगा देंगे। रुबीना ने अपना मंसूबा समझाया, जिसे सुनकर दाई भी दंग रह गई, मगर राजी हो गई। अगले दिन मौका पाकर रुबीना ने कश्यप का मोबाइल, जो जरियाब ने उसे तोहफे में दे दिया था, चोरी छुपे उठा लिया। कश्यप बेचारी घर के कामों में मना होने के बावजूद अपनी आदत से मजबूर छोटी छोटी चीजें समेट रही थी और अपने फोन से गाफिल थी। रुबीना ने अपने एक दूर के कजन आसिफ को, जो कि इंतहाई आवारा और लालची किस्म का लड़का था, कश्यप के नंबर से मैसेज करना शुरू किया। मैसेजेस की नोयत इंतहाई निजी और मोहब्बत भरी थी। जान, मैं इस कैद खाने से तंग आ गई हूँ, तुम मुझे कब लेने आओगे? जरा आपसे मेरी शादी मजबूरी में हो रही है, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है। रुबीना तेजी से टाइपिंग कर रही थी और उधर से आसिफ, जिसे पहले ही पैसे देकर काम के लिए तैयार किया गया था, जवाब देता रहा। फिर रुबीना ने उन तमाम चैट्स के स्क्रीनशॉट्स लिए और फौरन कश्यप के मोबाइल से वो सारी गुफ्तगू डिलीट कर दी। फोन वापस वहीं रख दिया जहाँ कश्यप ने छोड़ा था। कश्यप को भनक भी नहीं पड़ी कि उसकी पीठ के पीछे उसकी कब्र खोदी जा चुकी है। वो तो बस दरियाब की मोहब्बत के सरूर में थी। उसे लग रहा था कि अब उसके दुखों का मदावा हो जाएगा, मगर उसे क्या खबर थी कि जिस मोबाइल को दरियाब की मोहब्बत की निशानी समझ रही है, वही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा। रुबीना ने वो स्क्रीनशॉट्स अपने मोबाइल में महफूज किए और आईने में खुद को देखकर बोली, अब देखती हूँ जरिया तुझे कैसे अपनाता है कश्यप बीबी। मोहब्बत का धूप भूत तो मैं ऐसे उतारूंगी कि दुनिया देखेगी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और हवेली में मेहंदी का फंक्शन था। हर तरफ पीले फूलों की सजावट थी। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। कश्यप ने पीले रंग का सादा सा जोड़ा पहन रखा था, जिसमें वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जरिया बार बार उसे चोरी छुपे देखता और मुस्कुरा देता। ये बात सना और रुबीना के सीने पर सांप बनकर लौट रही थी। रस्मों के दौरान रुबीना चुपके से उठी और सीधी बड़ी ताई के कमरे में गई, जहाँ खानदानी जेवरात रखे थे। ये वो जेवरात थे जिसे खानदानी रवायत के मुताबिक बड़ी बहू या होने वाली बहू को मिलने थे, यानी कश्यप को। रुबीना ने तिजोरी से वो भारी सोने के सेट निकाले और इंतहाई चालाकी से अपनी शॉल में छुपा लिए। बरामदे से गुजरती हुई सीधी कश्यप के कमरे में गई। कमरा खाली था क्योंकि सब नीचे हॉल में थे। रुबीना ने कश्यप की अलमारी खोली और कपड़ों की ताहों के दरमियान वो जेवरात छुपा दिया।
फिर इत्मीनान से वापस आकर मेहमानों में घुल मिल गई। कुछ देर के बाद जब रस्म के लिए जेवरात मंगाने का वक्त आया तो बड़ी ताई ने ड्रामाई अंदाज में चीखना शुरू कर दिया, हाय मेरा सोना, हाय मैं लुट गई, जेवरात तिजोरी में नहीं है, चोरी हो गए। हॉल में खुलबुली मच गई, ढोलक बंद हो गई और गीतों की आवाजें सरगोशियों में बदल गई। जरिया परेशानी से आगे बढ़ा, ताई अम्मा क्या हुआ, आपने ठीक से देखा था? हाँ बेटा, मैंने खुद रखे थे, अभी रस्म के लिए निकालने गई तो वहां कुछ नहीं था। तो जरूर किसी घर की भेदी कहीं काम है, बाहर से तो कोई आया नहीं। रवीना ने जल्दी पर तेल छिड़का, ताई अम्मा मुझे तो शक है कि किसी ऐसे ने हाथ साफ किया जिससे पैसों की अशद जरूरत हो। क्यों ना सबके कमरों की तलाशी ली जाए। जरिया ने सख्ती से मना करना चाहा, मगर ताई और रुबीना के इसरार और खानदान की इज्जत बचाने के लिए तलाशी का अमल शुरू हुआ। नौकरों के क्वार्टर से तलाशी शुरू हुई और फिर घर वालों के कमरों तक बात आई। जब सब रोबीना और ताई की क़यादत में कशफ के कमरे में दाखिल हुई तो कशफ का दिल जोर से धड़क रहा था। हालांकि वो बेगुनाह थी। रोबीना ने सीधा अलमारी का रुख किया और कपड़े उलट पुलट करने लगी। अब एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसने वो जेवरात बरामद कर दिए। ये देखो मिल गए जेवरात, मुझे तो पहले ही शक था कि इस 2 टके की लड़की का काम है। रोबीना ने जेवरात हवा में लहराए, कशफ पर जैसे बिजली बिजली गिर पड़ी। वो बतराई हुई आंखों से जेवरात को देख रही थी। नहीं, ये झूठ है, मैंने नहीं लिए, मुझे नहीं पता, ये यहाँ कैसे है? कशफ चीखी और जयाब की तरफ देखा। बड़ी ताई ने आगे बढ़कर कशफ के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। एहसान फरामोश, हमने तुझे पाला पोसा और तूने हमारी ही बीफ ने छुड़ा खोपा। ये जेवरात चुरा कर भागने का प्लान था तेरा। कशफ रोते हुए जरियाब के कदमों में बैठ गई। जरियाब, यकीन करें मैं चोरी नहीं की है, ये कोई साजिश है, मैं तो अपने कमरे में आई भी नहीं, आप तो जानते हैं ना मुझे। जरियाब खामोश खड़ा रहा, उसकी नजरें कशफ पर जमी थी। उसका दिल कह रहा था कि कशफ ऐसा नहीं कर सकती, मगर सबूत सामने था। घर का खुशियों बड़ा माहौल मातम कदे में बदल चुका था। रुबीना और सना की आंखों में फतह की चमक थी, जबकि कशफ की दुनिया तारीख हो रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये जेवरात की चोरी तो सिर्फ एक बहाना है, असल वार तो अभी बाकी है, जो उसकी इज्जत और किरदार पर होने वाला है। सरे आपने गहरी सांस ली और जेवरात रुबीना के हाथ से ले लिए। हो सकता है गलती से रखती हो या कोई और बात हो, फिलहाल ये तमाशा बंद करे, बेईमान के सोचेंगे। जेवरात जरियाब का ये रद्देमल रुबीना की तौका के खिलाफ था। वो समझ रही थी कि जरियाब फौरन रिश्ता तोड़ देगा, मगर जरियाब की कशफ पर अंधे एतमाद ने रुबीना को मजीद खूनी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब वो अपना आखिरी पत्ता खेलने वाली थी, वो पत्ता जो जरियाब की मर्दाना अना को टुकड़े टुकड़े कर देगा और कशफ को हमेशा के लिए इसकी नजरों से गिरा देगा। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। यही 2 दिन कशफ की जिंदगी के आखिरी पुरसुकून दिन साबित होने वाले थे, क्योंकि तूफान दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। हवेली के दरो दीवार पर फैली हुई खुशियों की रंगारंग रोशनियों के पीछे साजिशों का जो घना अंधेरा छाया हुआ था, वो अब इंतहा को पहुंचने वाला था। जेवरात की बरामदगी के बाद अगर शाहजारियाब ने मामले को दबा दिया और अपनी मोहब्बत के जाम में कशफ पर यकीन करने की कोशिश की, मगर शक का वो बीज जो रबीना ने बोया था अब तनावर दरख्त करने को बेचैन था। शादी से 2 रात पहले की बात है। चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खनकी और उदासी थी जो आने वाले तूफान का पेशे खामा लग रही थी। सरेआप अपने बालकनी में खड़ा सिगरेट के धुएं में कशफ के मुस्कुराते चेहरे को तसव्वुर की आंख से देख रहा था। उसे कशफ की मासूमियत याद आ रही थी, जब वो बचपन में उसकी उंगली थाम कर चलती थी। उसके दिल में मोहब्बत का एक ठाठे मारता समंदर था जो हर शक को बहा ले जाना चाहता था। मगर तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक ने उसकी ख्यालात के तसलसल को तोड़ दिया। रुबीना उदास चेहरा लिए आंखों में मस्तूई आंसू सजाए अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में वो मोबाइल था जिसकी सारी चालाकियों का गवाह था। जरिया, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी खुशियों को नजर लगे, मैंने बहुत कोशिश की मैं चुप रहूं, मगर तुम इस घर के वारिस हो, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। रवीना की आवाज भर आ गई। जरिया ने चौंक कर उसे देखा। क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? रवीना ने कांपते हाथों से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। काश खैरियत होती जरिया, कशफ ने हमें धोखा दिया है। वो जेवरात वाली बात सच थी। ये देखो उस लड़की के मैसेज जिसके साथ वो परसों रात भागने का प्लान बना रही थी। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ हमारी दौलत लूटना चाहती है। जरियाब ने झपट कर मोबाइल लिया,
اسکرین پر جان نامی کانٹیکٹ کے میسج جگمگا رہے تھے. جان، بس 2 دن اور میں ذریعہ کو بیوقوف بنا کر زیورات اکٹھے کر رہی ہوں. نکاح والی رات جیسے ہی ہنگامہ ہوگا میں پچھلی دروازے سے نکل آؤں گی. تم بس بائک تیار رکھنا. میں اس بورنگ انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. ہر لفظ ذریعہ آپ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا. اس کی آنکھوں سرخ انگارہ ہو گئی، ماتھے کی رگیں تن گئی اور ہاتھوں میں موبائل چلانے لگا. محبت کا وہ لطیف احساس جو کچھ لمحے پہلے اسے سرشار کر رہا تھا اب نفرت کے کھولتے ہوئے لاوے میں بدل گیا تھا. اسے لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال کر مسل دیا ہو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کاشف ایسا نہیں کر سکتی. وہ دہاڑا مگر روبینہ نے فوراً کہا، یہ اس کے اپنے فون کے اسکرین شاٹس ہیں ذرا. میں نے خود اس کے فون میں دیکھے تھے، پھر اس نے ڈیلیٹ کر دیے، مگر میں نے ثبوت کے لیے محفوظ کر لیے تھے. اگر یقین نہیں آتا تو نکاح کے وقت اس کے کمرے میں دیکھ لینا. اسے زیورات اور کپڑے ایک پوٹلی میں باندھ کر رکھے ہوئے تھے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو جائے. ذرا آپ دیوار سے سر ٹکا کر کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جو اس کی محبت کا آخری آنسو تھا. اس رات ذرا آپ سویا نہیں، وہ بس جلتا رہا، سلگتا رہا. اس کے دماغ میں کشف کی ہنسی اب ایک مقررہ سازش لگ رہی تھی. اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب کشف اس سے نظریں چراتی تھی. اب اسے لگ رہا تھا کہ اس شرم نہیں بلکہ چوری کا ڈر تھا. شک نے محبت کو نگل لیا تھا اور اب صرف انتقام کی پیاس باقی تھی. وقت نے اپنی رفتار سے سفر جاری رکھا اور قیامت خیز گھڑی آن پہنچی جب شہنائیوں کی گونج میں ماتم برپا ہونے والا تھا. نکاح کا وقت ہو چکا تھا. مہمانوں کا ہجوم تھا. کشف سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی سجائے، سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کے دل میں ذریعہ کے نام کی دھڑکنیں تھی. وہ آنے والی زندگی کے حسین خواب بن رہی تھی. اسے کیا خبر تھی کہ اس کا مسیحا وہ انتظار کر رہی تھی. وہ جلاد بن کر آ رہا تھا. بردھالی میں قاضی صاحب نے نکاح کا رجسٹر کھولا اور ذریعہ سے مخاطب ہوئے. ذریعات احمد والد شہراز احمد، کیا آپ کو کشف بنت امتیاز کے ساتھ مبلغ خواہ 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ ذریعہ خاموش رہا. اس کی خاموشی تول پکڑتی گئی. سارا مجمع دم سادے سے دیکھ رہا تھا. تبھی ذریعہ اٹھ کھڑا ہوا. مجھے 1 منٹ چاہیے. وہ تیز قدموں سے زنانے کی طرف پڑا. نبیلہ کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی. وہ جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے. ذریعہ سیدھا کشف کے کمرے میں گھس گیا. کشف اسے دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی. ذریعہ کی نظریں سیدھی الماری کے اوپر پڑی اس پوٹلی پر گئی جو ربینا نے موقع پا کر وہاں رکھ دی تھی. ذریعہ نے جنونی انداز میں وہ پوٹلی اٹھائی، اسے الٹ دیا. سونے کے زیورات اور کچھ پیسے فرش پر بکھر گئے. کشف کے پیروں تلے زمین نکل گئی. ذریعہ یہ میں نے نہیں رکھے، یہ مجھے نہیں معلوم. کشف کی آواز حلق میں گھٹ گئی. ذریعہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ کشف کی چیخ نکل گئی. بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تم بھاگنے کی تیاری میں تھی، ہے نا؟ میرے نکاح کے وقت جاؤ اسی یار کے پاس جس کے لیے تم نے میری محبت کا سودا کیا. ذریعہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر ہال میں لایا. دلہن کو اسی طرح بے دکوری سے گھسیٹتے دیکھ عورتیں چیخ پڑی. کشف روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی کہ خدا کے لیے ذریعہ، میں بے گناہ، یہ سازش ہے، میری بات تو سنے. مگر ذریعہ بہرا ہو چکا تھا. اس نے اب مرکزی دروازے تک اسے دھکیلا اور سب کے سامنے دھاڑ کر کہا، یہ لڑکی چور ہے، بد کردار ہے. یہ آج رات اپنے یار کے ساتھ بھاگنے والی تھی. شکر کرو کہ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. ایسی گلیز لڑکی میرے گھر کی بہو تو کیا نوکرانی بننے کے بھی لائق نہیں ہے. نکل جاؤ یہاں سے. کشف کو دھکا دیا گیا. وہ منہ کے بل سخت فرش پر گری. اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں میں چپ گئی. خون رسنے لگا مگر زخم، دل کا زخم، اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا. بڑی تائی اور چچا بھی بیٹی کی حمایت میں بول پڑے. کسی نے اس یتیم بچے کی فریاد نہیں سنی. دروازہ بند ہو گیا اور کشف اس سیاہ رات میں اکیلی رہ گئی جہاں دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور آسمان سے اس کی بربادی پر بارش برسنے لگی تھی. وہ بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکھڑاتی سڑک پر چل رہی تھی. اس کا سرخ جوڑا کیچڑ میں لت پت ہو چکا تھا. اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. دنیا ویران ہو چکی تھی، محبت مر چکی تھی اور بھروسہ کرچی کرچی ہو گیا تھا. دوسری طرف حویلی میں سناٹا تھا. مہمان چا مگیا کر رہے تھے. عزت کا جنازہ نکل چکا تھا. ایسے میں روبینہ نے اپنا دوسرا پتا پھینکا. تائمہ اب کیا ہوگا؟ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے؟ بارات واپس کیسے جائے گی؟ بڑی تائی رو رہی تھی. تبھی روبینہ نے دبی زبان میں کہا، اگر آپ اجازت دیں تو سنا تو گھر کی بچی ہے، ذرا آپ کا غم بانٹ لے گی، عزت بھی گھر میں رہ جائے گی. خاندان کی دعاؤں اور ذریعہ کی ذہنی و فلوج حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
उसी वक्त उसी मजलिस में ज़रियाब का निकाह सना से कर दिया गया। ज़रियाब बिल्कुल खामोश था, एक जिंदा लाश की तरह। उसे कोई होश नहीं था कि किसके नाम की मोहर उस पर लगाई जा रही है। उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर ये निकाह किसी मसीहाई का नहीं बल्कि अजाब का आगाज था। सना दुल्हन बनकर कमरे में आई तो उसके तेवर ही अलग थे। वो शर्माने या लुझाने वाली लड़की नहीं थी। उसने आते ही कमरे का जायजा लिया और लाखबू चढ़ाई। उफ, कितना पुराना फर्नीचर है। जरिया कल ही से तब्दील करवाना होगा। और हाँ, मैं सुबह देर से उठती हूँ, मुझे नाश्ता बेड पर चाहिए। तुम्हारी माँ की तरह मैं किचन में खप नहीं सकती। जरिया ने चौंक कर उसे देखा। पहली ही रात उसे एहसास हो गई कि वो आग के कुएं में गिर चुका है। शादी के अगले दिन हवेली का नक्शा बदल गया। सना ने वो उदम मचाया कि अलुलमान। रुबीना जो समझती थी कि बहन के आने से उसका राज मजबूत हो गया, सर पकड़ कर बैठ गई। सना ने सबसे पहले रुबीना की ही क्लास ली। देखो आप ही, अब मैं इस घर की ना बड़ी बहू हूं, और जरिया वारिस है, इसलिए घर की चाबियां मेरे हवाले कर दो। तुम तो छोटे भाई की बीवी हो, अपनी हद में रहा करो। रुबीना का मुंह खुले का खुला रह गया। सांप को दूध पिलाने का इंसान सामने था। बड़ी ताई जो कशफ पर हुक्म चलाती थी, अब सना के सामने भीगी बिली बनी रहती। सना उनकी दवाइयों की वक्त पर टीवी की आवाज ऊंची कर देती। उन्हें जली कटी सलाह थी। घर का सुकून बर्बाद हो चुका था। जरियाब अक्सर रातों को देर तक घर नहीं आता। उसे घर काट खाने को दौड़ता था। उसे बार बार कशफ का मासूम चेहरा याद आता जो कभी शिकायत नहीं करती थी, जो इसके एक इशारे पर जान दे देती थी, जो अपनी नफरत के बावजूद कशफ की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसका दिल उसे मलामत कर रहा था कि शायद उसने जल्दबाजी की है, लेकिन फिर वो जेली स्क्रीन शॉट्स का जहर उसे दोबारा पत्थर बना देता। तो शराब के नशे में खुद को डुबोने लगा ताकि यादों के अजाब से बच सके। उधर कशफ की जिंदगी एक नई जंग का मैदान बन चुकी थी। उस रात वो भटकती हुई बस स्टॉप पर पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत ने उसे अपनी चादर दी थी। अगली सुबह उसने अपनी बालियां बेचकर कुछ पैसे हासिल किए और एक सस्ते से वुमेन हॉस्पिटल में पढ़ा ली। जिंदगी आसान नहीं थी। वो जो हवेली के नाजो नाम में नहीं तो कम से कम छत के साए में पड़ी थी। अब उसे एक वक्त की रोटी के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। उसे कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर हर जगह मर्दों की हवस पड़ी नजरों ने उसका इस्तकबाल किया। मगर कश्यप ने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। आखिरकार उसे एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी, मगर इज्जत की थी। वहीं उसकी मुलाकात एक खातून मैडम सारा से हुई, जिसके स्कूल के मामलात देखती थी। सारा ने कश्यप की आंखों में छुपा हुआ गहरा दर्द भांप लिया। एक दिन जब कश्यप बारिश को देखकर रो रही थी, सारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो हमारे आंसुओं के हकदार नहीं होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिसने तुम्हें ठुकराया वो तुम्हारी एक झलक देखने को तरसे। औरत कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर समझा जाता है। उठो और अपनी दुनिया खुद तामीर करो। इन अल्फाज ने कशफ के अंदर सोई हुई रूह को जगा दिया। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ी और दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई। उसका मकसद जरियाब को पाना नहीं बल्कि अपनी खोई हुई शनाख्त को हासिल करना था। वो अक्सर रातों को जागकर सोचती कि क्या जरियाब कभी उसे याद करता होगा। फिर वो सर झटकती थी। नहीं कशफ, वो कातिल है तुम्हारे जज्बात का, उसे भूल जाओ। वक्त के साथ कशफ एक बातमात, बावकार और मजबूत खातून बनकर उभरी। उसकी काबिलियत ने उसे जल्द ही उसी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बना दिया। 2 साल गुजर चुके थे। जरियाब जहनी मरीज बनता जा रहा था। सना की बदतमीजियों ने घर को जहन्नुम बना रखा था। एक दिन दोपहर के वक्त लाउंज में शदीद शोर शराबा हो रहा था। रुबीना और सना आमने सामने खड़ी थी। बात जायदाद के किसी हिस्से पर शुरू हुई। सना चीख रही थी, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये सब मेरा है। रुबीना ने भी तेज में आकर कहा, मैं तुम्हें इस घर में लाई थी सना। अगर मैं वो चाल ना चलती तो आज तुम सड़क पर होती और कशिफ यहाँ राज कर रही होती। मेरी एहसान मन रहो। सना ने गुस्से में आकर रुबीना को जोर से धक्का दिया। रुबीना गिरते गिरते बची। सना ने चिल्ला कर कहा, कौन सा एहसान? तुमने अपने मतलब के लिए कशफ को निकलाया था। तुम डरती थी कि कशफ के होते तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वो जेवरात तुमने छुपाए थे, वो मैसेजेस तुमने करवाए थे। मैं सब जानती हूँ। तुमने उस यतीम पर जुल्म किया था कि तुम राज कर सको, लेकिन याद रखो अब राज मेरा है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका रुबीना बेगम। सना का सांस फूल गया। वो जोश में सारा सच उगल चुकी थी। हॉल में सुनाटा छा गया, मगर ये सुनाटा तब टूटा जब दरवाजे पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा। जरियाब दरवाजे पर खड़ा था।
उसके हाथ से ब्रीफकेस गिर चुका था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अभी-अभी अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत सुनी थी। वो सच जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। रूबीना ने खौफज़दा होकर ज़रियाब की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग फ़क हो गया। ज़रियाब आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तुम दोनों ने? उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुमने कशफ के साथ ये किया? मेरी कशफ के साथ? जो पाक थी? जो बेगुनाह थी? ज़रियाब को शदीद दौरा पड़ा। उसे अपना आप खलीज लगने लगा। वो नफरत और पछतावे की आग में जलने लगा। उसके दिमाग में कशफ की वो आखिरी फरियाद गूंजने लगी। ज़रियाब यकीन करे, मैं बेगुनाह हूँ। और उसका अपना वहशियाना जवाब, निकल जाओ। ज़रियाब ने अपना सर दीवार से टकरा दिया। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही मोहब्बत का कत्ल कर दिया? क्या कितना बड़ा मुजरिम हूँ? वो दीवानों की तरह चीखने लगा। घर के मुलाजिम भागे हैं। बड़ी थाई सख्ते में थी। कुदरत ने इंसाफ का तराजू लगा दिया। जालिम बेनकाब हो चुके थे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कांच टूट चुका था और ज़रियाब के हाथ अब सिर्फ अपनी ही मोहब्बत के खून से रंगे हुए थे। हवेली के वसी और इस हॉल में सना की वो जहरीली आवाज़ अब भी गूंज रही थी, जिसने बरसों पुरानी साजिश का पर्दा चाक कर दिया था। तुमने ही तो कशफ को झूठे इल्जाम में निकलवाया था ताकि मैं यहाँ आ सकूं। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो पिघला हुआ शीशा थे, जो ज़रियाब के कानों के रास्ते उसकी रूह में उतर गए थे। वक्त जैसे थम गया। दीवारों पर लगे पुराने पोर्ट्रेट्स भी जैसे हैरत और दुख से उस तमाशे को देख रहे थे। ज़रियाब का वजूद साकित था, मगर उसके अंदर एक ऐसा तूफान बर्पा हो चुका था जिसकी जिद में अब सब कुछ आने वाला था। उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ डालकर उसका दिल नोच लिया हो। उसके दिमाग में एक तस्वीर घूम रही थी। बारिश में भीगती हुई कशफ, वो कशफ जिसके पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रही थी, और वो फिरौन बना उसे धक्के दे रहा था। नहीं, एक फलक शगाफ चीख ज़रियाब के सीने से बरामद हुई, जिसने हवेली की दीवारें हिला दी। वो लड़खड़ाया और घुटनों के बल कालीन पर गिर गया। या खुदा, ये मैंने क्या सुना? ये झूठ है ना? बोलो, ये झूठ है ना? वो दीवानों की तरह जमीन पर मुक्के मारने लगा। उसकी हालत देखकर सना और रुबीना के चेहरे से खून निचड़ गया। वो जो भी अपनी बहन से लड़ रही थी, अब ज़रियाब का रूप देखकर थर थर कांप रही थी। ज़रियाब ने सुर्ख अंगारा आंखों के साथ सर उठाया। उसकी आंखों में वहशत थी, जुनून था, और वो दर्द था जो इंसान को पागल कर देता है। वो धीरे से उठा। उसकी चाल में अजीब सा तवाज़ुन था, जैसे कोई जख्मी शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। रुबीना उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। ज़रियाब, मेरी बात सुनो। सना झूठ बोल रही है, कि गुस्से में है। रुबीना ने हकलाते हुए कहा, मगर ज़रियाब ने एक झटके से पास पड़ा मेज पर रखा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखरने की आवाज के साथ सबकी चीखें निकल गई। ज़रियाब ने आगे बढ़कर रुबीना के का गला दबोच लिया। वही हाथ जिनसे वो कभी इज्जत से पेश आता था। आज उन हाथों में मौत की सख्ती थी। सच बोलो, वरना खुदा की कसम मैं आज न भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की बीवी हो। कैसे किया ये सब? वो मैसेजेस, वो जेवरात, बोल। ज़रियाब की दहाड़ से रुबीना का सांस रुकने लगा। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। बड़ी तेरी चीखें मारती आगे बढ़ी। छोड़ दो ज़रियाब, मर जाएगी वो। मगर ज़रियाब ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। खबरदार ताइम्मा, अगर आज बीच में आई तो मेरा लिहाज खत्म हो जाएगा। मुझे सच चाहिए, अभी और इसी वक्त। रुबीना की ज़रियाब की गिरफ्त ढीली होते ही खांसना शुरू कर दिया और जमीन पर गिर गई। मौत उसे अपने सर पर मंडराती हुई नजर आ रही थी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े। मैं बताती हूँ ज़रियाब, मुझे मुझे मत मारो। हाँ हाँ, ये सच है। मैंने और सना ने मिलकर ये सब किया था। वो आसिफ, मेरा कज़न, मैंने उसे पैसे दिए थे। कश्यप के मोबाइल से मैसेज भी मैंने किए थे। वो मासूम थी ज़रियाब, उसने कुछ नहीं किया था। ज़ेवरात भी मैंने ही उसकी अलमारी में छुपाए थे, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कश्यप उस घर पर राज करे। मुझे माफ़ कर दो ज़रियाब, शैतान अपनी बहकावे में आ गई थी मैं। और रुबीना का एतराफ़ ख़त्म होते ही ज़रियाब को लगा जैसे छत उसके सर पर आन गिरी हो। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो मौत से ज़्यादा खौफनाक थी। ज़रियाब हिज़यानी कैफियत में हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ आंसू थे। माफ़ कर दो? शैतान बहकावे में आ गई थी तो तुमने एक हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी। तुमने मेरी मोहब्बत का कत्ल किया,
तुम ने मुझे अपने हाथों से मुचड़ी मारा और कह रही हो कि माफ कर दो। जरिया ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे कश्यप की वो आखिरी निगाह याद आई जब उसे धक्का दिया गया। वो खाली और वीरान निगाहें उसके वजूद को छलनी कर गई। अचानक जरिया का रुख सना की तरफ हुआ, जो दीवार से लगी खड़ी थी। और तुम, जिसके लिए मैंने अपनी पाक मोहब्बत को ठुकराया, तुम जो इस गंदगी में बराबर की शरीक थी, निकल जाओ मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। सना ने रोना शुरू कर दिया। जरिया, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं कहाँ जाऊंगी? तो जरिया ने नफरत से उसे देखा। तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम तुम वो अजाब हो जो मुझ पर मुसल्लित किया गया था। सुन लो सना, मैं जरियाब अहमद पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। 3 बार कह के वो अल्फाज हवेली की फिजा में गूंज गए। सना वही थे कि मगर जरियाब का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे रुबीना की तरफ देखा जो अपनी जमीन पर पड़ी थी। और तुम भाभी, तुम इस घर की इज्जत थी, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सांप हो। आज के बाद इस घर में तुम्हारी हैसियत एक खादमा से भी बदतर होगी। निकलो मेरी नजरों के सामने से। तुम दोनों का मनहूस चेहरा मुझे दोबारा नजर ना आए, वरना मैं जिंदा गाड़ दूंगा। जरा आपने धक्के देकर दोनों बहनों को हवेली के मरकजी दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वही दरवाजा जहां से कभी कशफ को निकाला था। आज मकाफाती अमल ने उसी दहलीज पर जालिमों को लाकर खड़ा किया। दरवाजा बंद करके जरा आप वही चौखट पर बैठ गया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही रात जैसे कशफ को जब निकाला था। जरा आपने आसमान की तरफ देखा, फूट फूट कर रो पड़ा। कशफ, मुझे माफ कर दो। कशफ, मैं हार गया, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। तुम कहाँ हो? एक बार आ जाओ, मुझे गालियां दे लो, मुझे मार लो, मगर एक बार तो अपनी सूरत दिखा दो। उस रात शराज हवेली का हर फर्द जाग रहा था, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि जरिया के पास जाए। सारी रात उसी दहलीज पर बैठा रहा, बारिश के पानी में अपने आंसू मिलाता रहा। उसे हर तरफ कशफ दिखाई दे रही थी। कभी किचन में रोटियां बनाती, कभी लॉन में पौधों को पानी देती हुई, और कभी कभी उसके पैरों में घिर कर रहम की भीख मांगती हुई। पछतावे का नाग उसे डस रहा था। हर गुजरता लम्हा उसके लिए अजाब बन चुका था। अगली सुबह को सूरज तुलू हुआ तो जरियाब का हुलिया बदल चुका था। वो बावकार और वजीहा जरियाब अब एक उजड़े हुए दयार का मुसाफिर लग रहा था। आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर शिकने। उसने बड़ी ताहिर अपनी माँ को देखा जो डरी सहमी खड़ी थी। माँ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, और जब तक वो नहीं मिलेगी मैं इस घर में सुकून से नहीं बैठूंगा। दुआ करना कि वो मुझे माफ कर दे, वरना आपका बेटा जिंदा होते भी मर चुका है। जरिया पागलों की तरह घर से निकला। उसे नहीं मालूम था कि कहाँ जा रहा है। 2 साल गुजर चुके थे। 2 साल बहुत तवील अरसा होता है। उन गलियों में मारा मारा फिरने लगा जहां कभी वो और कशफ गुजरा करते थे। वो हर आते जाते शख्स को कशफ की तस्वीर दिखाता, जो उसके बटुए में अब तक महफूज थी। भाई, उस लड़की को देखा है? मेरी कशफ को देखा है? लोग उसे दीवाना समझकर आगे बढ़ जाते। वो शहर के हर स्कूल, हर कॉलेज, हर हॉस्टल में खाक छाने लगा। वो अपने कारोबार, अपनी सेहत, अपनी इज्जत सब कुछ भूल चुका था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, कशफ के कदमों में गिरकर माफी मांगना, चाहे उसे उसके लिए पूरी दुनिया की खाकें क्यों ना छाननी पड़े। दूसरी जानिब शहर के एक पुरसुकून इलाके में वाक़या दी होप स्कूल का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ एक बावकार खतून प्रिंसिपल की कुर्सी पर तर्जुमान थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और वकार था, मगर आंखों में एक गहरी उदासी ठहरी हुई थी, जो कभी खत्म नहीं हुई थी। ये कशफ थी, वो कशफ नहीं जो हवेली में डर डर कर जीती थी, बल्कि एक नई कशफ जिसे जमाने की ठोकरों ने तराश कर हीरा बना दिया था। उसे सफेद रंग का सादा मगर नफीस सूट पहना हुआ था, और वो एक फाइल का बगूर जायजा ले रही थी। जब ऑफिस का दरवाजा खुला और मैडम सारा मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई। सारा, वो फरिश्ता सिर्फ खातून जिन्होंने कशफ को उस वक्त सहारा दिया जब अपनों ने उसे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया था। कशफ बेटा, क्या कर रही हो? अभी तक घर नहीं गई? सारा ने शफकत से पूछा। कशफ ने फाइल बंद की और हल्का सा मुस्कुराई। बस मैडम, कुछ काम निपटा रही थी। घर जाकर भी तो तन्हाई ही मेरा इस्तकबाल करती है। सारा ने उसके सामने वाली कुर्सी संभाली और गहरी नजरों से उसे देखा। तन्हाई तब तक है जब तुम चाहती हो कशफ। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि आज फिर कह रही हो। माजी के कब्रिस्तान में जिंदा रहना छोड़ दो। कब्रिस्तान, फुरकान बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी इज्जत करता है। वो तुम्हारी माजी को खरीदेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखेगा। मेरे बेटे के प्रपोजल पर गौर करो बेटा। जिंदगी बहुत लंबी है, इसे अकेले नहीं गुजारा जा सकता। कश्यप की मुस्कुराहट सिमट गई। उसकी नजरें बेख्तियार खिड़की से बाहर चली गई, जहां बच्चे खेल रहे थे। मैडम, अब जानती है,
जब कांच टूटता है तो उसकी किरचियां सिर्फ चुभती नहीं है, लहू लुहा कर देती है। मेरा भरोसा इसी तरह टूटा है कि मुझे मोहब्बत लफ्ज से खौफ आता है। फुरकान साहब बहुत अच्छे हैं, शायद मैं उनके काबिल नहीं। मैं एक ठुकराई हुई किरदार पर दाग ली हुई लड़की हूँ। सारा ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। खबरदार, जो खुद को ये कहा, तुम पाक हो कशफ, और दाग तुम पर नहीं उनकी सोच पर है, जिन्होंने हीरे को नहीं पहचाना। देखो, कब तक जरियाब की दी हुई अजियत को ओढ़ कर जियोगी? बेहतर बदला यह है कि तुम खुश रहो, इतनी खुश कि उसे देखकर पछतावा हो कि उसने क्या खो दिया। फुरकान तुम्हारा मासी नहीं, तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल देखना चाहता है। खुदारा, अपने आप पर रहम करो। कश्यप की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह जरियाब को भूली नहीं थी, भुला भी कैसे सकती थी? उसकी पहली मोहब्बत था, मगर वो मोहब्बत अब एक नासूर बन चुकी थी। जरियाब को वो आखिरी रो, वो धक्के, वो घालियां उसके हाफे में नक्श थी। उसने एक लंबी सांस ली और आंसू पूछे, ठीक है मैडम, अगर आप और फुरकान सब जब जानने के बावजूद मुझे अपनाना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। शायद मेरे नसीब में अब सुकून लिखा हो। सारा का चेहरा खिल उठा। उनने आगे बढ़कर कश्यप का माथा चुमा। तुम देखना मेरी बच्ची, खुशियां तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। हम अगले हफ्ते सादगी से निकाह कर लेंगे। उधर जरियाब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो दिन भर सड़कों पर खाक छानता और रात को हवेली आकर कश्यप के फर्श कमरे के फर्श पर लेट जाता। उसे वहम होने लगा था। उसे लगता था कश्यप अभी कमरे में आएगी और कहेगी, जरियाब खाना खा ले। वो अक्सर नींद में बुड़बुड़ाता, मैं आ रहा हूँ कश्यप, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके वालिद कश्यप के चचा उसे देखकर रोते थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि यतीम भतीजी के साथ उन्होंने क्या जुल्म किया। एक दिन जरियाब मायूस होकर एक दरगाह पर बैठा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और कपड़े मेले थे। तभी उसके कानों में दो औरतों की गुफ्तगू बढ़ी, जो पास ही बैठी थी। हाँ, वो हेड मिनिस्टर जो नहीं आई है, होप स्कूल में। कश्यप नाम है, शायद बहुत ही नेक बच्ची है, सुना यतीम है, मगर क्या रोग है उसका? कश्यप का नाम सुनते जरियाब के मुर्दा जिस्म में बिजली दौड़ गई। वो झटके से उठा और उन औरतों के पास गया। अम्मा, कौन सा स्कूल? कहाँ है वो स्कूल? किस कश्यप की बात कर रहे हैं आप? वो औरतें उसकी हालत देखकर डर गई, मगर उसकी आंखों में मौजूद बेपनाह इल्तिजा देखकर एक ने बता दिया, बेटा, वो सदर बाजार के पास जो गली जाती है ना, वही है दी होप स्कूल, वही होती है वो। जरियाब ने शुक्रिया अदा भी नहीं किया और दीवाना मार उससे दूर गया। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। क्या ये वही कश्यप हो? क्या उसकी तलाश खत्म होने वाली है? रास्ते में से ठोकरे लगी। वो गिरा, उसके घुटने छिल गए, मगर वो रुका नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन थी, कश्यप तक पहुंचना, मुआफी मांगना, उसके कदमों को छूटना। जब वो स्कूल पहुंचा तो छुट्टी का वक्त हो चुका था। गेट पर चौकीदार मौजूद था। जरिया भागता हुआ गेट पर पहुंचा। मुझे मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, कश्यप से मिलना है। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई साहब, हालत तो फकीरों वाली है और मिलना प्रिंसिपल से है। जाओ जाओ, मैडम अभी मीटिंग में है किसी मेहमान के साथ, तुम नहीं मिल सकते। जरियाब ने गेट पकड़ लिया। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं उनका अपना हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है, जिंदगी और मौत का मसला है। शोर शराबा सुनकर अंदर से एक चपरासी आया। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रखा है? उसी इतना में ऑफिस का दरवाजा खुला और कश्यप बाहर निकली। वो मैडम सारा और फुरकान को खुदाफिज कहते बाहर तक आ रही थी। जरियाब की नजर जैसे उस पर पड़ी, वक्त वहीं जम गया। वही कश्यप थी, मगर कितनी बदल गई थी। वो वक्कार और वो तमकनत, वो उजलापन। जरियाब की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। उसके होंठ कांपे। कश्यप। उसकी आवाज बहुत मदम थी, मगर शायद दिल की पुकार थी जो कश्यप तक पहुंच गई। कश्यप ने चौंक कर गेट की तरफ देखा। उसकी नजरें सीधे जरियाब से टकराई। एक लम्हे के लिए कश्यप को लगा जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई हो। जरियाब, वही जरियाब जिसके लिए वो तड़पी थी, आज वो एक भिखारी के रूप में उसके गेट पर खड़ा था। जरियाब ने चौकीदार को धक्का दिया और लड़खड़ाता हुआ अंदर की तरफ भागा। फुरकान और सारा हैरत से ये मंजर देख रहे थे। जरियाब भागता हुआ आया और कश्यप के कदमों में ढेर हो गया। उसने कश्यप के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रो दिया। उसका सारा गुस्सा, सारी अना खाक में मिल गई। कश्यप, कश्यप, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, मैं पागल हो गया था। मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे मार लो, मुझे काट दो, मगर मुझे धुतकारना मत। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा कश्यप। और जरियाब की सिसकियां फिजा में गूंज रही थी। पूरा स्टाफ और बच्चे जमा हो चुके थे। कश्यप बुत बनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना खुशी, ना गम, ना गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सी वीरानी।
उसने नीचे देखा, जहाँ उसका माजी उसके कदमों में सिर रखे रो रहा था। वो शख्स जिसने उसे बेआबरू करके निकाला था, आज खुद अपनी इज्जत गवा कर यहाँ पड़ा था। कश्यप ने आहिस्तगी से अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, मगर जरियाब की गिरफ्त मजबूत थी। नहीं जरियाब साहब। कश्यप की आवाज में ऐसी सर्दमेरी थी जिसने जरियाब के वजूद को जमा दिया। आप किससे माफी मांग रहे हैं? उस लड़की से जो मर चुकी है। कश्यप की इस जुमले ने जरियाब के सर उठाने पर उस पर मजबूर कर दिया। उसने कश्यप की आंखों में देखा, जहां मोहब्बत की कोई चमक नहीं थी, सिर्फ राख थी, जले हुए ख्वाबों की राख। जरियाब को एहसास हुआ कि वो शायद बहुत देर कर चुका है, बहुत ज्यादा देर। जरियाब के घुटनों में अब जान बाकी नहीं रही थी। वो जमीन पर बिखरा हुआ था जैसे कूड़े का ढेर हो। उसकी नजरें कश्यप की स्वार चेहरे पर जमी थी, जहां अब नफरत ही नहीं थी, क्योंकि नफरत वहां होती है जहां मोहब्बत की कोई रमक बाकी हो। वहां तो सिर्फ एक खला था, एक ऐसा वीरान दश्त जहां जज्बात दम तोड़ चुके हों। जरियाब ने लड़ते हाथों से दोबारा कश्यप के दामन को छूने की कोशिश की, मगर कश्यप एक कदम पीछे हट गई, जैसे उसे किसी नापाक शय ने छू लिया। कश्यप, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती। मैं गुनाहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मगर मैं तुम्हारा जरियाब हूँ। वही जरियाब जिसकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा था, वही जरियाब जिसके नाम की मेहंदी तुमने हाथों पर सजाई थी। देखो मेरी हालत, मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। मैंने इन सांपों को घर से निकाल दिया जिन्होंने हमारे दरमियान जहर घोला। मैंने सना को तलाक दे दी। मैंने भाभी को सड़क पर ला खड़ा किया। मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया कश्यप। अब तो मान जाओ, अब तो मुझे माफ कर दो। जनाब की आवाज में ऐसी दर्दनाक चीख थी कि वहां मौजूद हर शख्स का दिल दहल गया। मैडम सारा की आंखों में भी नमी तैर गई, मगर कश्यप कश्यप पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसके लबों पर एक तलख और जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी खाली नजरें जरियाब की आंखों में गाड़ी और पहली बार बोली। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें तलवार जैसी काट थी। इंतकाम? तुमने मेरा इंतकाम लिया जरियाब साहब? तुमने उन औरतों को सजा दी? बहुत अच्छा किया, मगर तुम उस कातिल को क्या सजा दोगे जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है? जरियाब हक्का बक्का रह गया। कातिल? कशिफ की आंखों से आंसू टपका, रुखसार पर बहा, थोड़ी पर आकर रुक गया। हाँ कातिल, तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं छीना जरियाब, तुमने मेरी रूह का कत्ल किया था। तुमने मुझे उस भरम का खून किया था जो मैंने परसों माला था। रुबीना भाभी और सना तो दुश्मन थी, उनका काम था वार करना, मगर तुम तो मेरे मुहाफिज थे ना, तुम तो मेरी ढाल थे ना। जब सारी दुनिया मुझ पर पत्थर मार रही थी, तब तुम्हें मेरे आगे खड़ा होना चाहिए था, मगर तुमने क्या किया? तुमने सबसे पहला और सबसे गहरा पत्थर मारा। तुमने मुझसे सवाल नहीं किया, तुमने मेरी आंखों में सच्चाई तलाश करने की जहमत देखी। तुमने एक मोबाइल स्क्रीन के छोटे अक्स को, झूठे अक्स को मेरी फरसों की रियाजत और मोहब्बत पर तरजीह दी। तुमने मेरे जहेज के जोड़े की तरह मेरे मान के भी टुकड़े कर दिए, और आज कहते हो कि तुमने उन्हें सजा दे दी। क्या उनको घर से निकालने से वो रात वापस आ सकती है जब मैं बारिश में सड़कों पर कुत्तों के दरमियान भटक रही थी? क्या तुम वो इज्जत वापस ला सकते हो जो तुमने बड़े मजमे में मेरे सर से उतारी थी? कशफ का हर लफ्ज पिघले हुए शीशे की तरह जरियाब के कानों में उतर रहा था। वो सर झुकाए सिसकियां ले रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शर्मिंदगी का समंदर उसे डबो रहा था। मैं कसम खाता हूँ कशफ, मैं बहक गया था। मेरी गैरत ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर तुम्हारी तुम्हारी तलाफी करूंगा। चलो मेरे साथ, हवेली तुम्हारी मुंतजिर है। मैं तुम्हें वो मकाम दूंगा कि दुनिया दिखेगी। फिर तुम्हारे कदमों में बैठकर सारी जिंदगी माफी मांगूंगा। जरियाब ने आखिरी कोशिश के तौर पर गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो अब भी यही समझ रहा था कि कश्यप की नाराजगी आरजी है। वो अपने से वही पुरानी कमजोर और मोहब्बत करने वाली कश्यप समझ रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि राख से दोबारा शोले शोला नहीं भड़क सकता। कश्यप ने गहरी सांस ली और अपनी नजरों को मोड़कर कश्यप फुरकान की तरफ देखा, जो खामोशी से एक सतून की तरह खड़ा था। फिर उसने दोबारा जरियाब की तरफ देखा। बहुत देर कर दी जरियाब तुमने, बहुत देर। गाड़ियां जब स्टेशन से निकल जाए तो मुसाफिर के चीखने से वापस ले जाती। तुमने जिस कश्यप को ले आए हो, वो 2 साल पहले उसी दहलीज पर मर गई थी जहाँ तुमने उसे धक्का दिया था। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो ये नई औरत है। इस औरत की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जरियाब ने झटके से सर उठाया। क्या मतलब कोई जगह नहीं? तुम सिर्फ मेरी हो कश्यप, ये नहीं हो सकता। कश्यप ने आहिस्तगी से अपने कदम उठाया और फुरकान के बराबर जा खड़ी हुई। उसने दाई तराम और फकर से
फुरकान की तरफ इशारा किया। ये फुरकान हैदर है, मैडम सारा की बेटी। जब मैं सड़क पर लावारिस थी तो इन लोगों ने मुझे छत दी। जब तुम मुझे बदकिरदार कहा था तो इन्होंने मुझे औरत के मुकाम का दर्जा दिया। इन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं घर से क्यों निकाली गई, क्योंकि इनकी नज़रें इतनी पाक थी कि इन्हें मेरी बेगुनाही देखने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। अगले हफ्ते मेरा निकाह है इनसे। ये जुमला ज़रियाब के लिए मौत का परवाना साबित हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप कर घुमा दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, सांस रुकी, रंगत मुर्दा पड़ गई। वो बेयकीनी से कभी कशफ को देखता, अब कभी फुरकान को। नहीं, ये झूठ है। तुम ऐसा नहीं कर सकती कशफ। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हम बचपन से एक दूसरे के। तुमने मुझे तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। वो दीवाना वार चीखा और घर होने की खुशी में, मगर टांगों के साथ नहीं दिया और वो दोबारा गिर पड़ा। फुरकान ने आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा, मगर जरा आपने उसका हाथ झटक दिया। कशफ ने ठंडे लहजे में बात शुरू की। मोहब्बत? वो तो कब की मर चुकी ज़रियाब साहब। और रही बात छोड़ने की, तो छोड़ा मैंने नहीं, तुमने था। मैं तो बस आगे बढ़ गई। तुम कहते हो ना कि कांच जुड़ जाता है। नहीं ज़रियाब, कांच और भरोसा जब एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश में सिर्फ हाथ लहूलुहा होते हैं, अक्स दोबारा नहीं बनता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और ये वो गुनाह है जिसकी माफ़ी तुम्हें मिल सकती है, मगर वापसी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ ज़रियाब। कशफ के इस जुमले पर ज़रियाब की आंखों में उम्मीद की मदम सी किरण जागी, मगर अगले लम्हे वो किरण भी बुझ गई। मैं तुम्हें दिल से माफ़ करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम इसके हकदार हो, बल्कि इसलिए कि मैं अपने अंदर से तुम्हारी नफरत का बोझ उतारना चाहती हूँ। मैं अपनी नई जिंदगी में तुम्हारी यादों का कड़वाहट भी लेकर नहीं जाना चाहती। जाओ ज़रियाब, जी लो अपनी जिंदगी। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, मगर खुदारा अब कभी मेरा रास्ता मत काटना। मेरे साय से भी दूर रहना, क्योंकि तुम्हारा वजूद मेरी तजलील मुझे याद करवाता है। कश्यप ने बात खत्म की और मुड़ गई। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, सीधी अपनी ऑफिस में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये बंद दरवाज़ा इस बात का ऐलान था कि अब क़यामत तक ये बाप दोबारा नहीं खुलेगा। ज़रियाब वहाँ पत्थर बना खड़ा था। उसके कानों में अगले हफ्ते मेरा निकाह के अल्फाज हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसे अपनी बेवकूफ़ी, अपनी अना, अपने शक पर मातम करने का भी होश नहीं था। मैडम सारा ने अफसुर्दगी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जाओ यहाँ से। क्यों अपनी और इस बच्चे की तकलीफ में इजाफा कर रहे हो? जो तुमने बोया वही काट रहे हो। अब उसे खुश रहने दो। वो यही तुम्हारी तौबा है। ज़रियाब ने खाली खाली निगाहों से सारा को देखा, फिर लड़खड़ाते कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम मनो वजनी था। स्कूल का अमला, बच्चे और राहगीर उसे अजीब नजरों से दिख रहे थे। वो बादशाह जो अपनी अना के तख्त पर बैठा था, आज फकीर बनकर लौट रहा था, खाली हाथ, खाली दामन और खाली दिल के साथ। वो वहां से निकला तो धूप निकली हुई थी, मगर उसके लिए दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उसे वो हदीस याद आ गई कि बदगुमानी से बचो। बेशक बदगुमानी सबसे झूठी बात है। उसे एक झूठे शक की बुनियाद पर अपनी जन्नत अपने हाथों से आग लगा दी थी। एक हफ्ते बाद शहर की एक सादा सी मस्जिद में कशफ और फुरकान का निकाह हुआ। कोई ढोल धमाका नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस चंद मुखलिस लोग और अल्लाह की रजा। कशफ ने सफेद रंग का सादा सा जोड़ा जिप तन किया। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो तूफान से गुजरने के बाद साहिल पर पहुंचने वाले मुसाफिर के चेहरे पर होता है। जब मौलवी साहब ने उससे इजाब कबूल का पूछा तो उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। माजी का धुंधला सा साया उसके जहन में उभरा, मगर उसने उसे झटक दिया और मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। फुरकान ने उसे मोहब्बत और एहतराम से देखा। ये वो मोहब्बत नहीं थी जो जुनून और दावों पर मबनी हो। ये वो मोहब्बत थी जो इज्जत, मान और एतमाद की बुनियाद पर खड़ी थी। ऐसी मोहब्बत जो जवाल पसीर नहीं होती। दूसरी तरफ हवेली में सुनाटा था। बड़ी ताई और ज़रियाब के वालिद खामोश बैठे थे। रुबीना और सना अपने किए की सजा पाकर दर दर की ठोकरें खा रही थी, और ज़रियाब ज़रियाब अपने कमरे की खिड़की में खड़ा खला में घूर रहा था। उसके हाथ में कशफ की वो टूटी हुई चूड़ी थी जो उस रात गिरी थी जब उसे निकाला गया था। वो चूड़ी उसके हाथ में चुभ गई थी। खून रस रहा था, मगर उसे एहसास नहीं था। उसकी सजा यही थी कि वो सारी उम्र उस पछतावे की आग में जलता रहे कि उसने हीरा गवा कर पत्थर चुन लिया। वो ये ना जान सका कि औरत का दिल कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, अगर जुड़ भी जाए तो दरारें हमेशा बाकी रहती हैं। मोहब्बत का तकाजा यही है
कि जहाँ यकीन ना हो वहाँ मोहब्बत का दावा सिर्फ एक ढोंग है। ज़रियाब ने मोहब्बत का दावा तो किया मगर उसकी रूह को नहीं समझा था। और कश्यप ने साबित कर दिया कि औरत जब अपनी इज्जत पर आ जाए तो वो अपनी मोहब्बत को भी जूती की नोक पर रख देती है। इज्जत से बढ़कर कोई जज्बा नहीं होता। वक्त गुजरता गया और शहराज हवेली की दीवारें मजीद बूढ़ी हो गई, मगर उन दीवारों के बीच ज़रियाब का वजूद एक जिंदा लाश की तरह मुकीद रहा। कहते हैं कि इंसान को हर चीज का मुतबादल मिल जाता है सिवाय खोए हुए सुकून और तोड़े हुए मान के। ज़रियाब ने अपनी बाकी जिंदगी में उसी काश के सहारे गुजार दी कि काश उस समय वो अंधा ना होता, काश उससे अपनी समातों को दूसरों के जहर से आलूदा ना किया होता, काश वो अक्सर छुप कर दूर से कश्यप को देखता जो मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। फुरकान ने सिर्फ उसे बीवी नहीं बनाया था, बल्कि उसे वो इत्मीनान दिया कि जिसकी वो हकदार थी। एक रोज ज़रियाब ने बाजार में कश्यप को फुरकान के साथ हंसते मुस्कुराते देखा। वो हंसी जो कभी ज़रियाब की मलकियत थी अब किसी और के आंगन का उजाला बन चुकी थी। उस मंजर ने ज़रियाब को जीती बाजी हारने का वो एहसास दिलाया जो मौत से बदतर था। वो वहीं एक सतून की ओट में खड़ा आंसू बहाता रहा, क्योंकि अब उसके पास उन आंसू के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ रुबीला और सना का इंजाम भी दुनिया ने देखा। दोनों बहनें जायदाद और जेवर के लालच में अपनों से कटकर तनहा हो गई। उनकी आपस की लड़ाइयाँ मोहल्ले भर का तमाशा बनी। मकाफाती अमल की जब चलती है तो गाहों को गिन कर फीस देती है। वो दोनों जो हवेली की मालकिन बनने के ख्वाब देखती थी अब एक दूसरे को कोसती थी। यह हकीकत का आईना जो बताती है कि बदगुमानी वो चंगारी है जो नस्लों के ताल्लुकात को राख कर देती है। सच्चाई चाहे कितनी खामोश क्यों ना हो, एक दिन अपना रास्ता बना लेती है और झूठ का शोर अपनी मौत आप मर जाता है। कश्यप का सफर एक दबी हुई लड़की से एक बाइकदार औरत तक का सफर था, जिसे साबित किया था कि गिरने के बाद संभलना ही असल जिंदगी है। और ज़रा आपका अंजाम ये सबक दे गया कि जब आप किसी मुखलिस इंसान को महज शक की बुनियाद पर खो देते हैं तो फिर सारी दुनिया की दौलत मिलकर भी उस एक शख्स की कमी पूरी नहीं कर सकती। कच्चे धागे अगर उलझ जाए तो सुलझ सकते हैं, मगर टूट जाए तो गिरा लग जाती है। और मोहब्बत गिरा लगे धागों की मोहताज नहीं होती।